क्लास स्टार्ट करते हैं तो बेटा कल शायद क्लास आप लोग की हो नहीं पाएगी। तो आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं ये वाले स्वस्थ रथ वाले, इनको देख लेते हैं। हमने लास्ट किन किन डिजीज की बात कर ली, तो चिकन पॉक्स हो चुका है, मीजल्स, मम्प्स की भी बात हो गई है, ट्यूबरक्लोसिस भी ऑलमोस्ट हम पहले पढ़ ही चुके हैं, वैसे इन्फ्लुएंजा आपको पढ़ा दिया है। फिर इधर डेंगू फीवर की बात की और लास्ट हमने चिकनगुनिया की बात की। तो इनके बारे में बात हो गई है। जो बाकी चीजें रह गई हैं उनमें भी कुछ कुछ बात तो हो ही चुकी हैं, मगर चलो आगे देख लेते हैं। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, जहां आपको लगे कोई समस्या हो रही है तो स्क्रीन पर देख लेना, जहां कोई टफ शब्द आएगा वहां की मेनली बात करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, अगला लिखिए आप, लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस तो लिख लेंगे इसके बारे में। देखो, फर्स्ट जूनोटिक इन्फेक्शन है ये। जूनोटिक इन्फेक्शन मतलब सीधे किसी एनिमल से दूसरे एनिमल में जो हो सकता है, तो जूनोटिक इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट लिखो, किसकी वजह से होता है, तो नाम लिखेंगे लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस, INTE RRO, इंटेरो गेंस, GANS। कहाँ रहता है ये ऑर्गेनिज्म, तो जैसे अभी हम बात करेंगे किसकी वजह से होता है, वेक्टर कौन हुआ इसका मान लो, तो माउस या रैट की वजह से ये कंडीशन जो है होती है। खासकर जैसे बरसात के दिनों में वो पानी में आप देखते हो कि ये माउस वगैरह जो है आ जाते हैं। तो उस गंदे पानी के संपर्क में आने से आपकी स्किन से डायरेक्टली एंटर कर सकता है। मान लो किसी की स्किन में कोई कट है, कोई इंजरी है, तो इजीली एंटर कर जाएगा। तो खैर बात लिख लोगे कि कहाँ रहता है। द ऑर्गेनिज्म lives in convoluted tubules of kidney. Organism persist in convoluted tubules of kidney and shed into urine and shed into urine in massive numbers. देखो, मोस्ट फ्रिक्वेंट होस्ट आर रोडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि रोडेंट्स के अंदर मेनली रहते हैं रोडेंट्स, स्पेशली कॉमन रैट। मोस्ट फ्रिक्वेंट होस्ट आर रोडेंट्स, स्पेशली कॉमन रैट। नेक्स्ट लिखो, हाउ इट एंटर्स ह्यूमन बॉडी, तो वो लिख लेंगे। देखो, इट एंटर्स ह्यूमन होस्ट थ्रू इंटैक्ट स्किन, थ्रू इंटैक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर कट्स वगैरह हैं, तो और इजीली एंटर कर जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में लिख सकते हो, इंक्यूबेशन पीरियड लिख लोगे 1 to 2 वीक्स। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक्स। और ध्यान देना, आप लोग एग्जाम में कई बार भूल जाते हो। 1 to 2 वीक्स का मतलब ये भी हुआ कि 7 to 14 डेज, है ना। कई बार बच्चे उसी में उलझे रहते हैं कि अरे ऐसे तो कुछ देखा नहीं था 7-14 वाली कोई बात, वो रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये बात भी ध्यान रखना, 7 to 14 डेज और 1 to 2 वीक्स एक ही बात है। नेक्स्ट लिखना, इसमें सिम्टम्स अगर लिखना चाहो तो एक दो, तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक तो बैक्टेरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है, तो उसमें हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस, मसल टेंडरनेस, ये सब चीजें होती हैं। सिर्फ मैं हेडिंग बोल रहा हूँ, इनके अंदर आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो एक तो बैक्टेरियमिक लेप्टोस्पायरोसिस, दूसरा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, तीसरा कंडीशन लिख सकते हो, लिख लो इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस। इक्टेरिक, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस। और ब्रैकेट में लिख लोगे इसको, WEIL व्हील्स सिंड्रोम। तो समझ में आ रहा होगा, ये लीवर का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, सीरम बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जॉन्डिस हो जाता है ऐसा मान लो, इसकी वजह से। तो इक्टेरिक लेप्टोस्पायरोसिस और व्हील्स डिजीज। नेक्स्ट लिखो, पल्मोनरी सिंड्रोम भी हो सकता है इसमें, पल्मोनरी सिंड्रोम। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है। ट्रीटमेंट में डोक्सीसाइक्लिन वगैरह दी जाती हैं, 100 mg 12 आवर्ली 1 वीक, मतलब बीडी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लिखोगे। अगली कंडीशन लिखो, टाइफॉइड। टाइफॉइड, तो फर्स्ट लिखो कैसे फैलता है, तो रूट है इसका
फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट। ठीक है, फीको ओरल रूट से फैलता है। सेकंड लिखेंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, ए एंड बी। साल्मोनेला टाइफी, SALMONELLA, साल्मोनेला टाइफी, TYPHI, एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, ए एंड बी। उसके दो वेरिएंट है, ए एंड बी। नेक्स्ट लिखो, बेसिलाए लोकेलाइज, कहाँ रहता है इसका जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर? तो बेसिलाए लोकेलाइज मेनली इन लिम्फोइड टिश्यू, इन स्मॉल इंटेस्टीन, इन lymphoid tissue, in small intestine, resulting resulting in typical lesions in Peyer's patches। तो Peyer's patches के अंदर लीजन्स मिल जाएंगे आपको इसकी वजह से होने वाले। नेक्स्ट लिखो, अबाउट 5% पेशेंट्स बिकम क्रॉनिक करियर्स। करियर्स यानी डिजीज को आगे लेके जाने का जो काम करते हैं। आप कई बार सुनते हो कि इस तरह की कहानियां आती रहती हैं कि भाई जैसे हम पहले पढ़ते थे कि किसी कंट्री का उदाहरण पढ़ते थे कि वहाँ कोई केस नहीं था टाइफाइड का, फिर लेकिन वहाँ केस मिले पहली बार। देखा गया कि हमारे यहाँ टाइफाइड कैसे आया। तो फिर उनके यहाँ जो किचन में कोई काम करता था उसमें कोई इंडियन स्टाफ था, उसको पास हिस्ट्री थी, उसको टाइफाइड हुआ था, तो खैर वो रिजर्वेयर था या कह लो करियर था, तो उसकी वजह से वहाँ लोगों को फिर ये कंडीशन डेवलप हुई। पता नहीं सच है झूठी है कहानी, लेकिन कुछ ध्यान है, ऐसा कुछ सुना था कहीं। खैर आगे देखो ये। नेक्स्ट लिखो, बैक्टीरिया में लिव इन गोल ब्लैडर, bacteria may live in gallbladder for months or years and pass intermittently in stool and urine। तो समझ गए कैसे करेगा काम करता है कि स्टूल और यूरिन के थ्रू वो पास होते रहेंगे बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे, क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। फर्स्ट लिखो, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days। फीवर लिखोगे किस तरह का होता है? तो स्टेप लैडर पैटर्न, स्टेप लैडर पैटर्न। तो स्टेप लैडर क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरह होती है ना लैडर्स। तो मतलब ये है कि फीवर राइज करता है, कुछ टाइम रुकता है वहीं पे, फिर थोड़ा राइज करेगा, फिर कुछ टाइम रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा। ठीक है, तो उससे स्टेप लैडर पैटर्न बढ़ता है। तो एकदम से नहीं बढ़ जाएगा टेम्परेचर, वो धीरे 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 कुछ टाइम रुका, है ना, 2 दिन मान लो कम रहा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, उस तरह करके। तो स्टेप लैडर पैटर्न इसको बोलते हैं, तो इस तरह से बढ़ता है। दूसरा, पीछे डेंगू में आप लोगों ने देखा था सैडल बैक टाइप ऑफ फीवर, ध्यान है उसी तरह यहाँ पर ये टर्म है, तो ये याद रखोगे। दूसरा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया की बात हमने वहां की थी डेंगू में, और आपको बताया था कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 पल्स बढ़ जानी चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उसी को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ मिलती है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पूछा जाता है बहुत कॉमनली, तो वो लिख लोगे रोज स्पॉट, ROSE, रोज स्पॉट। ठीक है, बाकी सिम्टम्स वगैरह तो आपके यहाँ कुछ खास ऐसे पूछा नहीं गया। ठीक है बेटा, और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेशन चाहो तो लिख लो परफोरेशन, इसमें कभी सवाल आ जाता है, परफोरेशन हो सकता है इसकी वजह से, इंटेस्टाइन में रहता है बैक्टीरिया, समझ सकते हो। अच्छा, एक बात और है कि इसके टेस्ट पे भी बात आ जाती है, तो हल्का सा चाहो तो वो भी लिख सकते हो। हम लोग एक ट्रिक करके याद रखते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते के लिए बासु, बासु का मतलब फर्स्ट वीक के अंदर ब्लड एग्जामिनेशन, उसमें बैक्टीरिया आपको दिखाई दे जाएगा। सेकंड में ए ग्लूटेनेटिव टेस्ट, तो उसमें आपका विडाल वगैरह जो आ जाता है। थर्ड में स्टूल के अंदर बैक्टीरिया दिखाई देता है। और फोर्थ वीक में आप यूरिन में भी इसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन पे सवाल आ जाता है कहाँ कहाँ बैक्टीरिया मिलता है किस वीक में। तो बासु करके एक ट्रिक आप ये याद रख लेना। नेक्स्ट आगे चलेंगे अगली कंडीशन की तरफ।
नेक्स्ट लिख लो बेटा कोलरा, CHOLERA, कोलरा। देखो आयुर्वेद में भी काफी जरूरी होती है कोलरा डिजीज, अगर आपको नहीं पता तो वहां से एक दो पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है, लिख लेना। देखो हमारे यहाँ जो आम दोष है दो तरह के माने गए हैं, साथ ही लिख लो यहाँ आप। आम दोष दो हैं, एक है अल्सर और एक कंडीशन होती है विसूचिका। तो विसूचिका को हम लोग कोलरा के साथ रिलेट करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई जानना चाहे तो अल्सर के अंदर दोष रुके रहते हैं, आलसी होता है ना वर्ड, लेजी, उसी के नाम पे अल्सर बना है, कि दोष वहीं बने रहेंगे, ना तो वमन हो रहा ना विरेचन हो रहा, दोष जैसे हैं वहीं एक जगह बने हुए हैं, ठीक। विसूचिका में वमन भी होता है बहुत सीवियर, मतलब वॉमिटिंग होती है, और डायरिया भी होता है बहुत सीवियर, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड लॉस बहुत तेजी के साथ होता है, इसलिए रिंगर लैक्टेट वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं, तो ध्यान रखना। विसूचिका एक जरूरी चीज है, वो लिख लोगे। लिखो विसूचिका की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उपद्रव, तो वो लिख लो। लिखो अर्ति, निद्रानाश, विसंज्ञता, कंप, मूत्राघात। अर्ति, विसंज्ञता, में संज्ञा खोना अपनी, निद्रानाश, कंप और मूत्राघात। समझ आ रही होगी बात। जब बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है ना, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है वाटर को सेव करने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखोगे, इसलिए मूत्राघात हुआ है वहां पे, तो ये बात याद रखनी है। और लोग पूछ भी लेते हैं कि विसूचिका होने पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो रिनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड बचा ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इस बात को भी। खैर हम कोलरा पे वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट लिखो कोलरा में किसकी वजह से होता है, लिखो पहले तो कोज्ड बाय विब्रियो कोलरी, VIBRIO, विब्रियो, ये वाला विब्रियो कोलरी, CHOLERAE, कोज्ड बाय विब्रियो कोलरी। लिखो इन्फेक्शन कैसे होता है इसका, तो वाया स्टूल और वॉमिट, वाया स्टूल और वॉमिट। लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी विब्रियो कोलरी, ये लगभग 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक जीवित रह सकता है वाटर के अंदर। तो वाटर सोर्स जो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है ना, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, आजकल तो चलो ठीक है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सब कुछ होता है। पुराने टाइम में ये था कि कोई गांव का हिस्सा है, वो एक ही पॉन्ड वगैरह यूज कर रहे हैं वाटर के लिए, और किसी वजह से वो एक बार वहां पहुंच जाए विब्रियो कॉलोनी, तो बाकी लोगों में भी पहुंच जाया करता था, तो बहुत जल्दी कंडीशन एंडेमिक हो जाया करती थी कि सब लोग बीमार हो गए उस एरिया में रहने वाले, ठीक है ना। तो ये बात है कि पानी के अंदर 2 से 8 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, पीछे आपको टाइफाइड में बताना रह गया, चाहो तो लिख लो, बैक में चले जाओ टाइफाइड पे। एक दो पॉइंट और थे उसमें, सिम्टम्स में ध्यान आया मुझे, रहेगा जो बताने से। अगर आपको ये नहीं बताया इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो लिख लोगे 10 to 14 डेज, ठीक है। पल्स का आपको बता ही दिया, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया वहाँ होता है, ठीक है। रोज रेड स्पॉट की बात होगी टाइफाइड के अंदर, वो पूछा जाता है, तो ये फर्स्ट वीक में जनरली ये दिखाई देता है। और ये भी लिख लेना कि फेड ऑन प्रेशर, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर दोगे तो वो कलर उसका मतलब दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा खत्म हो गया, फिर दोबारा दिखाई देने लगेगा। कॉम्प्लिकेशंस में परफोरेशन तो आपको बता ही दिया टाइफाइड में, साथ में स्प्लेनोमेगाली भी लिख सकते हो। और ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। देखो बेटा, हाँ, देख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ और जरूरी पॉइंट तो नहीं, क्योंकि टाइफाइड काफी जरूरी कंडीशन है, कोई जरूरी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। ठीक है चलो, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ध्यान आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है हम वापस आ जाते हैं, कोलरा की हम बात कर रहे थे।
तो विब्रियो कॉलरी की वजह से। और लगभग 2 हफ्ते से 8 हफ्ते ये सरवाइव कर सकता है वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर में 2 हफ्ते दिया है, और जो सॉल्टी वाटर है मतलब वहाँ पे 8 हफ्ते तक। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे थे तो पेन होगा, डायरिया होगा सीवियर, पता है आपको, है ना, कॉलिक होगी, वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग होगी सीवियर। देखो राइस वाटर स्टूल ये बहुत जरूरी है बेटा, राइस वाटर स्टूल, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है कंटेंट है, राइस वाटर। जैसे चावल का पानी होता है, क्योंकि म्यूकस आ रहा होता है मेनली। तो राइस वाटर स्टूल इसको स्पेशली याद रखोगे। मैनेजमेंट में आपको बता दिया मैंने, रिंगर लैक्टेट देना मेनली वही है। जो फ्लूइड की कमी हुई है बॉडी में उसको रिप्लेनिश करना, तो ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसकी। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अगली कंडीशन लिखो डिप्थीरिया। DIPTHERIA, डिप्थीरिया। इसका लिखेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, लिख लीजिए कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिने बैक्टीरियम, CORYNE, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम लिख लोगे, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। DIPHPH, डिप्थेरी, THERIAE, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होती है कंडीशन ये। कैसे फैलता है इन्फेक्शन भी? तो लिख लोगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसका भी वही। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसने से, ठीक है मेनली। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लिनिकल फीचर्स लिखिए। इंक्यूबेशन पीरियड इसका, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days। होता क्या है इसमें, सोर थ्रोट होता है। एक कंडीशन में और पढ़ा है आपको, सोर थ्रोट, जरा रिकॉल करो कहाँ पढ़ाया है। बच्चों की कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ भी सोर थ्रोट होता है, यहीं से शुरू होती है डिजीज ये। टैकीकार्डिया लिख लो, टैकीकार्डिया। और इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है, जैसे अभी हमने टाइफॉइड में बात की थी, रोज स्पॉट बनता है ना, उसी तरह इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो लिख लेंगे। वॉश लेदर एलिवेटेड ग्रेइश ग्रीन मेम्ब्रेन ऑन टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स के ऊपर वॉश लेदर, शब्द ठीक से लिखना, WASH, वॉश। वॉश लेदर, LEATHER, वॉश लेदर एलिवेटेड ग्रेइश ग्रीन मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन दिखाई देती है ना, तो वॉश लेदर जैसी देखने में, ग्रेइश ग्रीन कलर कह रहे हैं, टॉन्सिल्स के ऊपर। दूसरा, नेक पे स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, उसको बोला जाता है बुल नेक, तो ये भी लिख सकते हो बुल नेक, BULL, बुल नेक। लिम्फ नोड्स वगैरह इनलार्ज कर जाती हैं उसकी वजह से। और तो इसमें भी कुछ खास नहीं है ऐसा। ट्रीटमेंट में वही पेनिसिलिन वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, तो उस पर इतना नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, लिखिए लेप्रोसी। अगली कंडीशन लेप्रोसी। लेप्रोसी के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ा चुका हूँ, है ना, बार बार सेम चीज को रिपीट करना कुछ सेंस नहीं बनता उस बात का। तो एक दो जरूरी बातें जो रह गई होंगी वो देख लेते हैं, बाकी लेप्रोसी में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग। पीछे आपको पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत लेप्रोसी के बारे में, ठीक है, लिखिएगा। फर्स्ट लिखो कोजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। चलो यहीं पर रिकॉल करोगे और किस डिजीज को मेनली आपको पढ़ाया है, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, LEPRAE, लेप्री। ठीक है, दूसरा इस डिजीज का एक और नाम है, वो लिख सकते हो हैंसेंस डिजीज, HANSEN हैंसेंस डिजीज। जो दूसरी डिजीज मन में आई है आपके माइकोबैक्टीरियम वाली, जरा याद करो, उसका भी एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? और ध्यान रखना आपको वहाँ ड्रग्स भी बता रखी हैं उस डिजीज के बारे में, अगर समझ गए हो तो वो क्या ड्रग्स हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, वो बहुत जरूरी बात है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए इपिडेमियोलॉजी। तो लिखेंगे अराउंड 70% ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स इन वर्ल्ड, ठीक है, 70% दुनिया में जो लोग हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया, जिनको लेप्रोसी है, 70%।
और ये कितने लोग हैं लगभग? तो 4 मिलियन के आसपास लोग जो हैं, यानी 40 लाख के आसपास इन्फेक्टेड हैं लोग इससे। नेक्स्ट लिखिए। क्लिनिकल फीचर लिखो तो नहीं, छोड़ो, रहने दो, कोई खास नहीं, चलो लिख लो, चलो एक दो पॉइंट लिख लोगे। स्किन में लिखो। तो स्किन लीजन मेनली मैक्यूल्स होता है। मैक्यूल को कभी कोई पूछ ले तो मैक्यूल क्या है कि मतलब उठा हुआ नहीं होगा स्किन से जो लीजन बना है, मतलब ये है मैक्यूल का। पैप्यूल होंगे तो उसमें छोटे छोटे आपको दाने जैसे उठे हुए दिखाई दे सकते हैं। मैक्यूल स्किन से ऊपर उठ के नहीं आएगा बाहर, कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट लिखो। नर्व इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू नर्व इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू ग्लव एंड स्टोकिंग सेंसरी न्यूरोपैथी। ग्लव एंड स्टोकिंग सेंसरी न्यूरोपैथी। ग्लव एंड स्टोकिंग, तो हाथ में जहाँ ग्लव्स जैसे पहनते हो, पैरों में जैसे जहाँ सॉक्स रहता है, तो उतने हिस्सों में सेंसेशन लॉस हो जाना, या पर्टिकुलर वहीं जहाँ लेप्रोसी का लीजन है वहाँ सेंसेशन लॉस हो जाना नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से। एक पॉइंट और लिख सकते हो, अगर कोई पूछ लेता है कि लेप्रोसी के अंदर ना लेटरल मेडरोसिस मिलती है, तो आईब्रो जो है वो साइड से उड़ना शुरू हो जाती है। लेटरल मेडरोसिस। चलो एक सवाल है आपके लिए, और एक कंडीशन आपको बताई होगी कभी ना कभी, और कहाँ एक कंडीशन में ये चीज मिलती है, लेटरल मेडरोसिस। लेक्चर यूट्यूब पे चलो लाइव कर देता हूँ, तो बाकी लोग भी इसको देख लेंगे, मान लो जिसको देखना है, तो वो भी जवाब दे सकते हो, कमेंट में भी जवाब दे देना, मैं देखूंगा किसने क्या जवाब दिया, अगर पहचान गए हो तो। ठीक है, तो और किस कंडीशन में आपको पढ़ाया लिटिल मेटरोसिस, ये बता देता हूँ। उस कंडीशन की वजह से महिलाओं को कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो वो कंडीशन है, खैर। आई इन्वॉल्वमेंट तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं। मैनेजमेंट में एमडीटी होता ही है। मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है। मल्टी ड्रग थेरेपी चलती है। और इसके डिवीजन में बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ बस। एक होती है बेटा पॉसिबेसिलरी, एक होती है कंडीशन मल्टीबेसिलरी। तो मल्टीबेसिलरी जहाँ 5 से ज्यादा स्किन लीजन्स हो, और पॉसिबेसिलरी अप टू 5 स्किन लीजन्स हो। ठीक है ना। और इनमें जो ट्रीटमेंट चलता है वो रिफैम्पिसिन चलती है, क्लोफेजेमिन चलती है, डेप्सोन चलती है, ये ड्रग्स हैं इसमें जो चलाई जाती हैं, तो सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पूरा चार्ट वार्ट होगा वहाँ पे जब प्रोग्राम्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो वो जाके आप देख लेना। तो और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओगे, लिखो मलेरिया। मलेरिया की भी बात हम कर चुके हैं लगभग लगभग, जहां तक मुझे याद आता है मलेरिया के बारे में भी सब बातें हो गई हैं। जल्दी से कुछ एक दो बातें वो लिख लोगे। लिखो कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, 4 वेरिएंट है मेनली, फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी। रिकॉल कर पा रहे होगे सब लोग? तो मलेरिया इन ह्यूमंस इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, वीडियो रोक के आराम से लिख लेना, नहीं लिख पा रहे हो तो प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, दूसरा लिखो। ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो होती है जो परेशान करती है, उसकी वजह से होता है। ठीक है। जो लाइफ साइकिल होती है मलेरियल पैरासाइट की, वो 2 हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा पूरा होता है ह्यूमन के अंदर, और एक हिस्सा पूरा होता है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है ना। तो ह्यूमन में जो हिस्सा होता है पूरा, उसको लिखो एसेक्सुअल फेज है, जो ह्यूमंस में पूरी होती है एसेक्सुअल, इस पे सवाल आता है। और जो मॉस्किटो में होती है वो सेक्सुअल फेज होती है। सेक्सुअल फेज। ह्यूमन में जब मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो क्या एंटर करते हैं? तो लिख लेंगे स्पोरोजोइड्स। जो ह्यूमन में एंटर करते हैं वो होते हैं स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स, ZOITS, ये ह्यूमन में एंटर करते हैं। और ह्यूमन को जब कोई और मॉस्किटो मतलब बाइट करेगा, तो वापस जो ह्यूमन से उसकी बॉडी में जाएंगे, वो जाएंगे
गैमिटोसाइट्स, गैमिटोसाइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन में एंटर करते हैं स्पोरोजोइट्स, और वापस ह्यूमन से जो मॉस्किटो में जाते हैं, जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उनमें जाते हैं गैमिटोसाइट्स। ह्यूमन में चलती है एसेक्सुअल साइकिल, और मॉस्किटो में चलती है सेक्सुअल साइकिल, तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट लिखिए। लिख लो कि डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो टेक प्लेस इन 7 to 20 डेज, 7 से 20 दिन का समय लगता है मॉस्किटो को डेवलप होने में। ठीक है, तो अलग अलग टाइम्स हैं, अलग अलग वैरायटी है, तो उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये लिख लो फीवर पीरियोडिसिटी, ये लिख लो फीवर कब आता है। तो देखो इसका संबंध ए सेक्सुअल साइकिल के साथ है। ठीक है, कितने टाइम में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है उतने टाइम में फीवर आता है, ऐसा है मेनली। तो लिख लो क्या फीवर पीरियोडिसिटी। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के अंदर लिख लेना एक साथ, ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के आएगा फीवर। मलेरिया में थर्ड डे, थर्ड डे, मतलब 2 दिन का गैप हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, थर्ड डे। और फैल्सीपैरम में तो लगभग रोजाना ही फीवर रहता ही है, तो उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। एक पॉइंट और जानते हो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है, इससे होने वाला जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा सीवियर टाइप का होता है, तो वो भी याद रखना। ठीक है ना, मतलब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी होने की संभावना होती है उसके अंदर। बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं मैंने सारे आपको ऑलरेडी प्रोग्राम्स तो कवर कराए हैं, तो इसमें भी मैं ज़्यादा डिटेल में जाने वाला हूँ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। चलो यहाँ तो मुझे लगता है यहाँ के टॉपिक तो ज़्यादातर ही हो गए हैं। कोई रह गया होगा तो उसको देख लेंगे, एक दो टॉपिक आपके पीछे के छूटे हुए हैं मेरे ख्याल से। एक मिनट, हाँ। फंगल इन्फेक्शन में बेटा है एक दो चीज़ें, लेकिन कुछ खास तो है नहीं। कैंडिडियासिस की बात है जैसे, मुझे नहीं लगता कि सवाल बनेगा इसके ऊपर, ये भी क्योंकि आपके टॉपिक में है, तो चाहो तो लिख लो कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस। तो मेन बात ये कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन से होते हैं ना, जैसे आप हर्पीस के बारे में पढ़ते होगे, मान लो हर्पीस है, तो किसको होता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो। ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, HAP, तो वो भी इस तरह की कंडीशन है कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको होंगी ये कंडीशन ज्यादा। ठीक है। और इसी तरह ये भी है, कैंडिडियासिस या फंगल इन्फेक्शन किसको होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह का इन्फेक्शन है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कि मान लो कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, उसके बाद ठीक से गार्गल वगैरह नहीं करता है, तो उसको ये इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो लिख लो, बल्कि ये पॉइंट पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति अगर स्टेरॉइड ले रहा है लंबे समय, तो उसको इनमें से कौन सा इन्फेक्शन होने की संभावना है। ठीक है, तो ओरल कैंडिडियासिस ये होने की संभावना है। तो मुझे याद आया, आपको निमोनिया थोड़ा सा लिखवा देते हैं, निमोनिया भी है आपके टॉपिक में। एक मिनट दोगे बस मुझे। चलो बेटा, इसको मैं आपको देख के हल्का सा ना, क्योंकि एग्जैक्ट लिखवाने पड़ेंगे सारे पॉइंट्स, अभी लिखवा देता हूँ उसको फिलहाल। एक कंडीशन लिख लो, आपको लिखवाने से रह गई थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। आपको गोनोकोकल इन्फेक्शन शायद नहीं लिखवाया मैंने, गोनोकोकल इन्फेक्शन, तो वो भी आपके सिलेबस में है, जल्दी से लिख लोगे, 2 4 पॉइंट लिखवाऊंगा। गोनोकोकल इन्फेक्शन, तो फर्स्ट लिखो किसकी वजह से होता है, तो निसेरिया गोनोरिया, NEISSERIA, निसेरिया, NEISSERIA, निसेरिया। गोनोरिया, GONORRHOEAE, निसेरिया गोनोरिया।
कैसे ट्रांसमिशन होगा, तो ये एसटीडीज में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा वर्टिकली भी होता है, मतलब मदर से बच्चे में जा सकता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड लिखो। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 5 days। 1 to 5 days। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो इसका। यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है मेल के अंदर, समझ में आता होगा, गोनोकोकल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो। प्रोफ्यूज्ड यूरेथ्रल डिस्चार्ज ये सिम्टम है। डिसयूरिया, है ना, यूरिन पास करते समय पेन होना। डिसयूरिया, प्रोफ्यूज यूरेथ्रल डिस्चार्ज और डिसयूरिया। जो महिलाएं होती हैं वो जनरली एसिम्टोमेटिक करियर का काम करते हैं। हो सकता है उनको वजाइनल डिस्चार्ज हो, लेकिन मेनली एसिम्टोमेटिक करियर होते हैं। कॉम्प्लिकेशन लिख लो। तो स्ट्रक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, बहुत पेशेंट मिल जाएंगे आपको इस चीज के। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बन जाता है मेल में। फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है इसकी वजह से। महिलाओं में जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग देखते हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है कई बार, खासकर ट्यूब्स जब पेटेंट नहीं रहती हैं। तो लिख लेंगे इस पॉइंट को भी। ट्रीटमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपके यहाँ है नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है आपके टॉपिक्स में जो कवर करना है हमको अभी। चाहिए सार्स है तो इसको इन्फ्लुएंजा के माफ करना, इन्फ्लुएंजा तो करा दिया मैंने आपको। तो सार्स, न्यूमोनिया। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये 2 3 टॉपिक है मैं देख लेता हूँ। पोलियो, उनके नोट्स ओपन कर लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस ये रह गया आपका एक। और क्या बचा इसके अंदर। बाकी तो लगभग हो गए हैं। फाइलेरिया है, चलो रेबीज है मान लो, चलो इसको देख लेंगे। टिटनेस है। इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेस में कुछ नहीं है, ये मेनली कोविड वगैरह इस तरह की डिजीज है। ठीक है, तो ये 4 5 कंडीशन रह गई, तो एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर इनको कंटिन्यू करते हैं। सार्स, न्यूमोनिया, पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस, रेबीज, टिटनेस और फाइलेरियासिस। ठीक है। 10 minutes, थैंक्स।